टुडेज जीके प्रोग्राम में आपका स्वागत है। शुरुआत करेंगे अभ्यास प्रश्न से। हाल ही में किस कंपनी ने भारत का पहला होम्योपैथी हेल्थ केयर मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया? डॉक्टर ब्रांड, बहोला, एसबीएल या फिर हसलैब? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, हसलैब। हाल ही में हसलैब कंपनी ने भारत का पहला होम्योपैथी हेल्थ केयर मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। यह मोबाइल एप्लीकेशन होम्योपैथी द्वारा स्वास्थ्य देखभाल यानी हेल्थ केयर बाय होम्योपैथी की अवधारणा पर आधारित है। हसलैब एक जीएमपी प्रमाणित कंपनी है जिसकी स्थापना 1962 में की गई थी। हसलैब अपनी टैगलाइन लिव लाइफ विदाउट साइड इफेक्ट्स के आधार पर ही व्यक्तिगत स्वास्थ्य सामग्री और टेलीमेडिसिन समर्थन के साथ जनता की सेवा करने के लिए कार्यरत है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी। हमारे वीडियो अंग्रेजी में देखने के लिए फॉलो करें हमारा ही दूसरा यूट्यूब चैनल दृष्टि IAS इंग्लिश। शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में किस देश पर अगले 2 ओलंपिक या अगले 2 वर्षों के लिए किसी भी विश्व चैंपियनशिप में अपने ध्वज, नाम और राष्ट्रगान का उपयोग करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है? जापान, अमेरिका, रूस या फिर भारत? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, रूस। हाल ही में रूस पर अगले 2 ओलंपिक या अगले 2 वर्षों के लिए किसी भी विश्व चैंपियनशिप में अपने ध्वज, नाम और राष्ट्रगान का उपयोग करने पर प्रतिबंध लगाया गया है। यह प्रतिबंध कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट ने अपने एक फैसले में लगाया है। इस प्रतिबंध के बाद रूस टोक्यो ओलंपिक और 2022 के बीजिंग विंटर ओलंपिक में हिस्सा नहीं ले पाएगा। इसका प्रमुख कारण रूस पर डोपिंग के नियमों के उल्लंघन के दोष का साबित होना है। विश्व डोपिंग एजेंसी यानी वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी ने अपनी जांच में पाया था कि रूसी अधिकारियों ने डेटाबेस से छेड़छाड़ की है, जिसके बाद रूस पर 4 साल का प्रतिबंध लगा था। कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट ने रूस का प्रतिबंध 4 साल से घटाकर 2 साल कर दिया है। कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट की स्थापना खेल से संबंधित विवादों को निपटाने के लिए 1984 में की गई थी। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने जियो स्टेशनरी ट्रांसफर ऑर्बिट में CMS-01 संचार उपग्रह लॉन्च किया है? अमेरिका, भारत, मलेशिया या फिर वियतनाम? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, भारत। भारत ने हाल ही में जियो स्टेशनरी ट्रांसफर ऑर्बिट में CMS-01 संचार उपग्रह लॉन्च किया है। इस उपग्रह को PSLV C-50 द्वारा लॉन्च किया गया है। यह भारत का 42वां संचार उपग्रह है। इसका वजन 1410 किलोग्राम है। आपको बता दें कि यह GSAT-12 का रिप्लेसमेंट है। GSAT-12 को 2011 में आपदा प्रबंधन सहायता, टेलीमेडिसिन, उपग्रह इंटरनेट एक्सेस और टेली शिक्षा जैसी सुविधाएं प्रदान करने के लिए लॉन्च किया गया था। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस यानी इंटरनेशनल माइग्रेंट्स डे कब मनाया जाता है? 17 दिसंबर, 18 दिसंबर, 19 दिसंबर या फिर 20 दिसंबर? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 18 दिसंबर। प्रत्येक वर्ष 18 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसकी स्थापना संयुक्त राष्ट्र महासभा ने दिसंबर 2000 को प्रस्तावित 55/93 को पारित करके की थी। इसका उद्देश्य प्रवासियों के अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। इसकी थीम री इमेजिनिंग ह्यूमन मोबिलिटी रखी गई है। यह ऐसा पहला समझौता है जिसमें अंतर्राष्ट्रीय प्रवास से संबंधित सभी पहलुओं पर सभी देशों ने चर्चा करके हामी भरी है। इसमें प्रवास संबंधी समस्याओं से निपटने के लिए 23 उद्देश्य निश्चित किए गए हैं। आपको बता दें कि भारत में अंतर्राज्यीय प्रवास का प्रमुख कारण विवाह है। भारत में पुरुषों की तुलना में महिला प्रवास अधिक है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट ने किस वस्तु के निर्यात के लिए 3500 करोड़ रुपए की सब्सिडी को मंजूरी दी है? गेहूं, खाद्य तेल, चीनी या फिर स्टील? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, चीनी। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने मिलों द्वारा चीनी का निर्यात करने के लिए 3500 करोड़ रुपए की सब्सिडी को मंजूरी दी है। मंत्रिमंडल ने सब्सिडी का पैसा सीधे किसानों के खातों में जमा करके किसानों की मदद करने का निर्णय लिया है। यह सब्सिडी 6000 रुपए प्रति टन की दर से 60 लाख टन चीनी निर्यात पर दी जाएगी। इस सब्सिडी में विपणन, हैंडलिंग, उन्नयन, अंतर्राष्ट्रीय और आंतरिक परिवहन की लागत को शामिल किया जाएगा। आपको बता दें, भारत दुनिया का सबसे बड़ा चीनी उपभोक्ता है, लेकिन देश का 90% उत्पादन वाणिज्यिक खाद्य उत्पादों यानी कमर्शियल फूड प्रोडक्ट्स में जाता है, जबकि 10% घरेलू उपभोक्ताओं द्वारा खरीदा जाता है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे चीन ने संयुक्त राष्ट्र के आवासीय समन्वयक यानी रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर के रूप में नियुक्त किया गया है? अभिजीत मुखर्जी, सिद्धार्थ चटर्जी, सुब्रमण्यम स्वामी या फिर सांग जी हुआ? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, सिद्धार्थ चटर्जी।
संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने भारत के वरिष्ठ संयुक्त राष्ट्र अधिकारी सिद्धार्थ चटर्जी को चीन में संयुक्त राष्ट्र रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर के रूप में नियुक्त किया है। रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर देश के स्तर यानी कंट्री लेवल पर विकास के लिए संयुक्त राष्ट्र महासचिव के प्रतिनिधि होते हैं। सिद्धार्थ चटर्जी को अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, मानवीय साझेदारी और शांति और सुरक्षा के क्षेत्र में कई वर्षों का अनुभव है। इससे पहले सिद्धार्थ चटर्जी ने केन्या में संयुक्त राष्ट्र के रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर के तौर पर काम किया है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, हाल ही में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने नॉर्थ ईस्टर्न रीजन पावर सिस्टम इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट के संशोधित लागत अनुमान को मंजूरी दी है। यह योजना किस मंत्रालय के अधीन है? ग्रामीण विकास मंत्रालय, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, विद्युत मंत्रालय या फिर रक्षा मंत्रालय? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, विद्युत मंत्रालय। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने हाल ही में नॉर्थ ईस्टर्न रीजन पावर सिस्टम इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट के संशोधित लागत अनुमान को मंजूरी दी है। उत्तर पूर्वी क्षेत्र विद्युत प्रणाली सुधार परियोजना विद्युत मंत्रालय के तहत एक केंद्रीय योजना है। इसे 2014 में शुरू किया गया था। इसे पावर ग्रिड द्वारा लागू किया जाता है, जो बिजली मंत्रालय के तहत एक सार्वजनिक उपक्रम है। यह विश्व बैंक और भारत सरकार द्वारा 50-50 अनुपात के आधार पर वित्त पोषित है। क्षमता निर्माण घटक पूरी तरह से भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित है। इस परियोजना का उद्देश्य अंतर्राज्य संचरण और वितरण बुनियादी ढांचे को मजबूत करके पूर्वोत्तर क्षेत्र का आर्थिक विकास करना है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, खबरों में रहा ज्वालामुखी माउंट एटना किस देश में स्थित है? जापान, इटली, चीन या फिर क्यूबा? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, इटली। हाल ही में इटली के माउंट एटना ज्वालामुखी में विस्फोट की घटना सामने आई है। इस ज्वालामुखी से निकलने वाला लावा और धूल का गुबार मीलों दूर से दृश्यमान है। इस विस्फोट से पहले सिसिली द्वीप पर 2.7 की तीव्रता का भूकंप दर्ज किया गया था। यह ज्वालामुखी सिसिली द्वीप पर स्थित है। इस ज्वालामुखी में अक्सर विस्फोट देखे जाते हैं। इसका कारण यह है कि यह ज्वालामुखी अफ्रीकन और यूरेशियन प्लेट के बीच में स्थित है। आपको बता दें कि यह एक सक्रिय ज्वालामुखी है। यह ज्वालामुखी 3326 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यह इटली के सबसे ऊंचे पर्वतों में से एक है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में स्थित नेहरू जूलॉजिकल पार्क को ISO 9001-2015 सर्टिफिकेशन प्रदान किया गया है? तमिलनाडु, केरल, उत्तर प्रदेश या फिर तेलंगाना? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, तेलंगाना। हाल ही में हैदराबाद स्थित नेहरू जूलॉजिकल पार्क को ISO 9001-2015 सर्टिफिकेशन दिया गया है। यह चिड़ियाघर ISO 9001-2015 गुणवत्ता प्रबंधन मानक प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला भारत का पहला चिड़ियाघर बन गया है। इस प्रमाणीकरण के लिए मूल्यांकन HYM इंटरनेशनल सर्टिफिकेशंस ASCB द्वारा किया गया था। इस चिड़ियाघर को यह प्रमाणीकरण स्वच्छता, खाद्य प्रसंस्करण, चिड़ियाघर अस्पताल, पशु देखभाल, पशु प्रजनन, स्वच्छता, रख रखाव इत्यादि मानकों के लिए दिया गया है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, खेल मंत्रालय ने हाल ही में किसे एक प्रतिस्पर्धी खेल के रूप में औपचारिक मान्यता देने की घोषणा की है? कैरम, लूडो, योगासन या फिर खो खो? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, योगासन। आयुष मंत्रालय और युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय ने योगासन को एक प्रतिस्पर्धी खेल के रूप में औपचारिक मान्यता देने की घोषणा की है। योगासन को खेलों के रूप में मान्यता मिलने से वह प्रतिस्पर्धी होगा, जिससे दुनिया भर के लोगों में योग के प्रति रुचि बढ़ेगी। खेल मंत्री ने कहा कि योगासन योग का एक अभिन्न और महत्वपूर्ण अंग है, जो सामाजिक मनोविज्ञान की प्रकृति है और फिटनेस व सामान्य स्वास्थ्य में अपनी प्रभावकारिता के लिए दुनिया भर में लोकप्रिय है। 2021 की शुरुआत में पायलट योगासन प्रतियोगिता नेशनल इंडिविजुअल योगासन स्पोर्ट चैंपियनशिप के नाम से होनी है। निम्नलिखित कदम या गतिविधियां योगासन खेल के भविष्य के रोड मैप और विकास का हिस्सा बनेगी। योगासन खेल की प्रतियोगिताओं, प्रतिस्पर्धाओं और कार्यक्रमों का एक वार्षिक कैलेंडर जारी करना, प्रतियोगिताओं के लिए एक स्वचालित स्कोरिंग प्रणाली का विकास करना, कोच, रेफरी, जजों और प्रतियोगिताओं के निदेशकों के लिए पाठ्यक्रम, खिलाड़ियों के लिए कोचिंग कैंप, योगासनों के लिए एक लीग का उद्घाटन, जिससे इस खेल के खिलाड़ियों के लिए बेहतर कैरियर और सामाजिक स्थिति विशेषज्ञों की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके। योगासन को राष्ट्रीय खेलों, खेलो इंडिया और अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजनों में खेल प्रतिस्पर्धा के रूप में प्रस्तुत करना। योगासन खिलाड़ियों के लिए नौकरी के अवसर पैदा करने के लिए नए कदम उठाना। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है,
हाल ही में भारतीय नौसेना और इंडोनेशियाई नौसेना के बीच भारत इंडोनेशिया समन्वित गश्ती का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया? 34वां, 35वां, 36वां या फिर 37वां? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 35वां। भारतीय नौसेना और इंडोनेशियाई नौसेना के बीच भारत इंडोनेशिया समन्वित गश्ती का 35वां संस्करण आयोजित किया गया। भारत सरकार के विजन सागर यानी सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन के अंतर्गत भारतीय नौसेना हिंद महासागर क्षेत्र में स्थित देशों के साथ समन्वित गश्ती, EEZ सर्विलांस में सहयोग, पैसेज एक्सरसाइज और द्विपक्षीय या बहुपक्षीय अभ्यास में सहयोग के लिए क्षेत्रीय समुद्री सुरक्षा बढ़ाने की दिशा में लगातार काम कर रही है। ऐसे कॉरपैट के जरिए नौसेनाओं के बीच एक समझदारी और कानूनी ढांचा विकसित होता है। इससे अवैध गैर कानूनी कामों को रोकने, मादक पदार्थों की तस्करी, समुद्री आतंकवाद, सशस्त्र और समुद्री डकैती को रोकने में मदद मिलती है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी। अब बारी है आज के अभ्यास प्रश्न की। गैर बासमती चावल के लिए उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला धान के कटोरे के रूप में प्रसिद्ध है? कुशीनगर, ललितपुर, महोबा या फिर चंदौली? इसका उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर भेजिएगा। अगले सेशन में नए प्रश्नों के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।